हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं इसमें आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री, मेंस और इंटरव्यू में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा ये जो एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस, उसके बेस में ये एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक रहेगा उसका मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगा ताकि चीज़ें आप समझ सकें और मेंस में आप 150 से 250 वर्ड के अंदर आंसर कर सकें। और कौन से फैक्ट में आपको ध्यान देना होगा जिसमें प्री में सवाल फ्रेम हो सकता है। ओके, तो पहला आर्टिकल बात करता है हॉर्टिकल्चर डिजर्व्स बेटर। तो अभी हॉर्टिकल्चर बोलते ही कौन से आपके जो फूड है वो आते हैं। तो इसमें स्पेशली जो आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उन्हीं को हम हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो सब्जियां होती है या फल होता है। तो अभी हॉर्टिकल्चर का अगर आप प्रोग्रेस देखें इंडिया में, तो ये डिजर्व करता है और बेटर फोकस को, कि गवर्नमेंट को हॉर्टिकल्चर के सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके जो भी फूड क्रॉप है लाइक राइस हो, पैडी हो, शुगर कैन हो, उसके पैरेलली। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम इकोनॉमिक डायमेंशन देखें हॉर्टिकल्चर का, तो ये क्या है, हाई वैल्यू लो सपोर्ट आपके क्रॉप है। तो इसमें अभी क्या होता है कि आपका कम सपोर्ट चाहिए, जैसे आपका फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, और लो सपोर्ट में हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाई वैल्यू, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इसी के साथ क्या है, हम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक पर्टिकुलर जमीन के अंदर। लेकिन अगर हम राइस को देखें या फिर आपके वीट को देखें या फिर शुगर कन को देखें, तो उसमें क्या होता है, हमें एक बड़ा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है, जो सॉइल है, उसमें बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या है, थोड़ा सा जो स्कोप है कम रहता है, डबल क्रॉपिंग करते हैं हम। तो लेकिन क्या होता है हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आपने देखा होगा कि एक ही ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स है और आपके जो वेजिटेबल्स है उसको उगा सकते हैं। देन आपका जो टॉप क्रॉप्स है, टॉप क्या स्टैंड करता है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। तो इसका जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसको भी स्टेबल करना ज़रूरी है मार्केट के डिमांड के हिसाब से, डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। फिर अगर हम न्यूट्रिशनल डायमेंशन से इसको देखें तो ये हो गया इकोनॉमिक डायमेंशन। ओके, न्यूट्रिशनल का डायमेंशन देखें तो जो आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो क्या करती है, डिफरेंट तरह के माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, नेशन के अंदर हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से हिडन हंगर का जो प्रॉब्लम है उसको हम टेकल कर सकते हैं, क्योंकि हिडन हंगर एक बड़ा चैलेंज उभर के आया है, जिसके वजह से आपके एनीमिया का प्रॉब्लम इन वुमेन, देन स्टंटिंग वेस्टिंग का प्रॉब्लम इन न्यू बॉर्न चाइल्ड। ओके, देन आपके इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन अगर देखें, तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो आपके सस्टेनेबल है। लेकिन जो राइस है, देन आपका शुगर कैन है, दीज आर वाटर गजलिंग क्रॉप। 3000 से 5000 लीटर चाहिए होता है 1 किलो राइस उगाने में। लेकिन आपके जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, इनको क्या है, बहुत कम आपके वाटर में उगाया जा सकता है। तो इससे क्या है, जो क्रॉपिंग है वो सस्टेनेबल रहेगी। नेक्स्ट क्या है, जो कार्बन फुटप्रिंट रहता है बिकॉज ऑफ पैडी। तो पैडी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका मीथेन इमिशन होता है। और आपका अगर ये हॉर्टिकल्चर में देखें तो कार्बन का जो फुटप्रिंट है या फिर जो मीथेन का फुटप्रिंट है वो बहुत कम रहता है। तो कार्बन और मीथेन क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में अगर देखें तो प्रॉब्लम क्या है, नेग्लेक्ट किया जाता है इन एमएसपी फ्रेमवर्क।
स्पेशली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को। तो इसीलिए आपका एमएसपी के तहत डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को क्या करना है, आपके सपोर्ट देना ज़रूरी है, एश्योर्ड प्राइस देना ज़रूरी है, ताकि फार्मर्स को क्या हो, एक अर्ली सिग्नल मिले तो वो ज़्यादा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उनको उगाएंगे। ओके, उसके बाद जो आप स्कीम है देख सकते हैं कि थोड़ा फ्रेगमेंटेड है, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, फिर MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिर ऑयल सीड के लिए अलग है। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें हॉर्टिकल्चर के लिए एक आपका मास्टर प्लान लेना है, ताकि हम हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके। तो अभी इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो हो गए आपकी, जो हम इससे क्या कर सकते हैं, कौन सी पोटेंशियलिटीज़ गेन कर सकते हैं। प्रॉब्लम में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोल्ड चेन का जो गैप है वो देखा जाता है, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, सब्जियां हो, फल हो, बहुत जल्दी पैरिश हो जाते हैं, इनका जो आपका शेल्फ लाइफ होता है बहुत कम होता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपके प्रोडक्शन के जगह से लेके जो आपका मार्केट तक का सफ़र है उसमें कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ताकि उनको प्रिजर्व किया करके रखा जा सके। देन ट्रांसपोर्टेशन का भी गैप देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में जो कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना ज़रूरी रहेगा। फिर जो ग्लोबल मार्केट है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फिर ज़्यादा एक्सेसिव आपके जो केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, हमारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो डिफरेंट कंट्री में रिजेक्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि जो आपके हम केमिकल यूज़ करते हैं ऑन दिस क्रॉप, उसको एक लिमिट में रखा जाए, बैलेंस में रखा जाए, जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा आगे ना यूज़ किया जाए। ओके, फिर हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बाय फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो जो आपके डिफरेंट अभी जैसे मैंगो से हम माज़ा बनाते हैं, ओके, या फिर आपके स्लाइस जैसे प्रोडक्ट हो, ओके, जैसे लीची से लीची के कोई जूस बना सकते हैं। तो इस तरह के जो भी डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको हम प्रोसेस करके उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में हम ध्यान दे सकते हैं। इसी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स, एमएसपी दे सकते हैं। फिर जो ई नाम है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा जा रहा है, मतलब जो आपके एपीएमसी है, जो मंडी है, उनको हम ई नाम से जोड़ सकते हैं, ताकि क्या किया जा सके, डिफरेंट स्टेट में प्रोडक्ट को आपका सेल किया जा सके। ओके, और जो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी क्रॉप्स को खरीद सके। तो इसीलिए ज़रूरी है ई नाम से कनेक्ट करना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है, कोल्ड चेन डेवलप करना ज़रूरी है, मेगा फूड पार्क्स डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, और आपका इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंश्योर करना भी ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है मेंस के लिहाज से पूछा जा सकता है। ओके, काफ़ी पॉसिबिलिटी इसमें मुझे दिखती है, पास्ट में भी पूछे गए हैं। हॉर्टिकल्चर को लेके पूछा जा सकता है, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड फूड का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंज्यूमर का जो आपका लाइफस्टाइल है चेंज हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, मिडिल क्लास का राइज हो रहा है। लोग अभी 24/7 में आपका क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम बाहर काम करते हैं, उसके बाद रेस्ट लेने आते हैं, तो उनको खाना पकाना नहीं है, रेडीमेड चाहिए। तो इसीलिए क्या है, बेटर हम फूड प्रोसेसिंग करके मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और पैरेलली फूड प्रोसेसिंग का भी डेवलपमेंट हुआ, तो फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, इनकम जनरेट होगा। अनसस्टेनेबल जो फार्मिंग है, वाटर गैजलिंग क्रॉप का, उसको भी बहुत दूर मिटिगेट किया जा सकेगा। ओके, तो बहुत कुछ इसमें आप लिंक करके लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस मिशन। ओके, उसको सब्सटेंशिएट करना होगा आपको, कैसे हम एक्सपोर्ट मार्केट में कमाई कर सकते हैं, ओके, वेस्टेज को घटा सकते हैं, फॉरेन अर्निंग्स ला सकते हैं, ये सभी चीज़ें। और जो दिक्कतें हैं कम्युनिकेशन को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, देन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इन सभी को आपको मेंशन करना होगा। ओके, बाकी ई नाम क्या है, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट आपका एग्रीकल्चर के बारे में ही, तो एक्चुअली बात कर रहा है मॉनसून के बारे में। लेकिन अभी मॉनसून ज़रूरी क्यों है, बिकॉज मॉनसून के वजह से ही
इंडिया में आपका लगभग 80% जो आपका रेनफॉल है वो रिसीव किया जाता है। 80% वाटर हम रिसीव करते हैं थ्रू रेनफॉल। और जो खरीफ क्रॉप होता है वो उगता है बिकॉज ऑफ मानसून। खरीफ क्रॉप मीन्स जो हम समर में जो क्रॉप उगाते हैं। तो उसके लिए अभी क्या है, इसमें एक लेसन बताया गया है कि एन अर्ली मानसून। तो जब मानसून अर्ली आ जाता है तो मानसून को क्या है, मई एंड या जून फर्स्ट में आना होता है। तो कभी आप देख सकते हैं कि मई फर्स्ट में ही आ जाता है या मई मिड में ही आ जाता है। तो उससे क्या है, दिक्कतें आती है, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर है उसका एक टाइमिंग रहता है। तो अर्ली अगर मानसून आती है तो उससे जो क्रॉप है उसका जर्मिनेशन फेलियर होता है, क्योंकि अर्ली मानसून आने के बाद क्या है, बाद में जो मानसून है उसका कंटिन्यूटी कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या है, क्रॉप जर्मिनेशन फेलियर दिखाई पड़ता है। फिर से हमें क्या करना पड़ता है, रीसोइंग करना पड़ता है सीड्स को, कॉस्ट बढ़ता है उससे। और जब बारिश रुक जाती है, विदाउट कंटिन्यूटी मानसून आता है, तो इससे क्या है, पंप इरिगेशन करना पड़ता है जो स्ट्रेन करता है ग्राउंड वाटर को। सीवियर स्ट्रेस पड़ते हैं पैडी जैसे, पल्सेस जैसे जो आपके फूड क्रॉप है उसमें। तो इससे फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी चैलेंज आ सकता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर चैलेंज आ सकता है। तो इसीलिए क्या है, आपकी जो मानसून है अर्ली आना वो क्या है, हमें लगता है कि सही है, अर्ली आ गया, लेकिन वो क्रॉप के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट डालता है। तो अभी क्या है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है मेंस में। प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटा सा ही आर्टिकल है, 2 ही पेज इसमें दिए गए हैं। बस ये समझने के लिए आपको बताया कि अर्ली मानसून का इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव रहता है। ओके, इससे क्या है, आपका जो फार्मर का इनकम है वो लो हो जाता है, रूरल डिस्ट्रेस दिखाई देता है, और प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंटेड बातें हैं ना, इन पॉइंटेड बातों को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे। इसमें अभी टेक्नोलॉजी का भी अगर इस्तेमाल देखें तो टेक्नोलॉजी लगा के हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करके अर्ली फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। प्लस आपके डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी के ज़रिए हम फार्मर्स को आपका क्या कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, लाइक पीएम फसल बीमा योजना के तहत, कि आपका कोई भी लॉस हो, प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट सभी लॉसेस इसमें कवर की जाती है, खरीफ हो रबी क्रॉप हो। तो वो चीज़ें हम इसमें समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कोऑर्डिनेट करना है विद डिफरेंट एजेंसी लाइक आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो ये सभी चीज़ों को जोड़ के लिखना होगा, मेंस के लिहाज से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। और ध्यान रखिएगा, मानसून का जो पूरा मैकेनिज्म है, कैसे मानसून आता है, कोटेशरम क्या थ्योरी दिया है। ओके, कैसे तिब्बतियन प्लाटू में जब आपका लो प्रेशर होता है तो कैसे हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की ओर विंड शिफ्ट होता है। ओके, तो उन अभी ये मानसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो ये एक काफ़ी यूनिक फिनोमेनन है इंडियन ओशन रीजन में। ओके, तो वो सभी चीज़ें आपको मेंस और प्री के लिहाज से ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट है कल्टीवेटिंग अ ग्लोबल फार्म। तो अभी इसमें कुछ डेटा दिखाया गया है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, इस तरफ आपका दिखाया गया है मेजर इंपोर्टिंग कमोडिटीज। तो वेजिटेबल ऑयल आप देख सकते हैं 45% हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। पल्सेस सबसे ज़्यादा हम उगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम ही करते हैं क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। देन आपका जो फ्रेश फ्रूट है 8% इंपोर्ट करते हैं। फिर आपके जो कैशू है 4.3% है। स्पाइसेस जो है 4.2 है। शुगर 3.7। फिर आपके अल्कोहलिक जो ब्रेवरेजेस है 2.9। फिर आपके नेचुरल रबर जो है 2.8। तो ये आपका इसमें क्या दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हम बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं। अभी तो हम टॉप राइस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, चाइना को भी सरपास कर दिया है। ओके, तो ये एक तरह से सही भी है कि आपका खुशी वाली बात है, लेकिन दुख वाली बात ये है या फिर चिंता की बात ये है कि राइस एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, जो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करता है, सॉइल का सैलिनिटी को बढ़ाता है, सॉइल का क्वालिटी को ख़राब करता है। फिर जो आपके एक्सेसिव सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उसका लीचिंग होके ग्राउंड वाटर हो आपका सरफेस में जो अदर वाटर बॉडीज़ होती है उनको पोल्यूट करता है। ओके, तो ये चिंता की बात भी है इसमें।
तो बाकी जो भी फूड क्रॉप है उसको भी आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट है। तो ये चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में कभी आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो अभी ज़रूरी क्या है, हमें अपना मार्केट को एक्सपैंड करना है टुवर्ड्स डिफरेंट मार्केट। तो अभी हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाना, ओके, तो वो हॉर्टिकल्चर का चीज़ इसमें आप लिंक करके देख सकते हैं। वो हॉर्टिकल्चर इससे लिंक होके भी आपका, हम इसको आंसर कर सकते हैं मेंस में कि हमें हॉर्टिकल्चर में ध्यान देने से क्या है, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है इंक्रीज होगी, इंटरनेशनल मार्केट में जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे, ओके, और मार्केट एक्सपैंड कर पाएंगे। इसी के अलावा हम बासमती राइस, स्पाइसेस, मराइन प्रोडक्ट, टी, इन सभी का और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी इन चीज़ों को थोड़ा देखिएगा। इसमें यही कही गई है कि हम बहुत ज़्यादा पाम ऑयल, देन सनफ्लावर का जो ऑयल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। रीज़न है कि जो फूड चॉइस है चेंज हो रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऑयल का खपत ज़्यादा होता है, इसीलिए आज के समय पे ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घर में ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। चैलेंजेस में कुछ लिखा है इसमें, देखिए आप, एक्सपोर्ट क्लब एंड पॉलिसी वॉलेटिलिटी क्या है। तो एक्सपोर्ट बैन राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन डिसरप्ट ट्रेड ट्रस्ट। तो डिफरेंट समय पे हमें हमें भी बैन लगाना पड़ता है जो इंपोर्ट होता है, और कभी हमारे एक्सपोर्ट पे भी बैन लगाया जाता है बिकॉज ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। इनपुट इंटेंसिव मॉडल है, हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, इरिगेशन का सब्सिडी हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी हो। देन वाटर एक्सपोर्ट पैराडॉक्स है, हम सिर्फ राइस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, 1 kg राइस में 4000 लीटर वाटर लगता है। तो इसका मतलब क्या है, हम बहुत ज़्यादा वाटर नुकसान करके भी, वाटर फ्री जैसा लगता है, लेकिन क्या है, इसके जब वाटर स्ट्रेस आएगा देश में, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये प्रोजेक्ट भी किया गया है कि बाई 2050 वाटर स्ट्रेस आने वाला है, ओके। नेक्स्ट, इंपोर्ट डिपेंडेंस है और एडिबल ऑयल, ये सब में, तो इन सभी चीज़ों को हमें घटाना होगा। जो एग्री एक्सपोर्ट है वो स्टेगनेंट है, सिर्फ 2.3% है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा, ओके। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी ले सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में प्राइस को स्टेबलाइज कर सकते हैं डिफरेंट क्रॉप के लिए। देन मीडियम टर्म में हम R&D कर सकते हैं, सीड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, ताकि आपका क्या हो, फर्टिगेशन मेथड के ज़रिए, फर्टिगेशन मतलब इरिगेशन के साथ ही फर्टिलाइज़र को मिक्स करके देना, ताकि रूट में जाके गिरे, फर्टिलाइज़र का वेस्टेज ना हो, पानी का भी वेस्टेज ना हो, और सस्टेनेबली हम एग्रीकल्चर कर सकें। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरो बजट फार्मिंग का, कम से कम पैसे खर्चे करके हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर सवाल बन सकता है। फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन रेफर्स टू, ऐसे करके 4 ऑप्शन आ सकते हैं, ओके। तो उनको देखना होगा। नेक्स्ट, हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड पार्क बना सकते हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन बना सकते हैं, एग्री जो हमारा प्रोडक्ट है उसका ब्रांड हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे अभी मैगी है नेस्ले का, कितना बड़ा एक ब्रांड है, वैसे हमें भी ब्रांड बनना होगा। बाकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इसका सारा डायमेंशंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया मालदीव्स टू रिव्यू इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो हाल ही में दोनों देश के बीच में मीट हुई है, तो इससे अभी क्या है, अभी ध्यान रखिएगा मीट में क्या डिस्कशन हुई है, वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल इंडिया मालदीव्स का रिलेशन पूछा जा सकता है मेंस में, ओके। और जो डिफरेंट तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, जैसे महासागर क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। सागर के ऊपर तो ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि सागर से हमें क्या बेनिफिट मिल सकती है इंडियन ओशन रीजन में, तो ये सवाल बन सकते हैं। तो अभी की थीम क्या है पार्टनरशिप का, जैसे कि आपका इंडियन ओशन में बसी हुई नेशन है मालदीव्स, तो उससे एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो बनता ही है। तो मालदीव्स के साथ क्रूशियल रिलेशन है इंडिया का, टू मेंटेन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको टेकल करने के लिए, जैसे जॉइंट कोस्टल रेडर सर्विलेंस नेटवर्क, काउंटर नार्कोटिक्स एंड एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मालदीव डिफेंस फोर्सेज बाय ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये इन सभी चीज़ों में हम क्या है, कोलाबोरेट हमें करना होगा। तो महासागर इनिशिएटिव के ज़रिए
सागर इनिशिएटिव के ज़रिए। तो महासागर का फुल फॉर्म क्या है, ये सभी चीज़ें थोड़ा देखिएगा। ये सागर का ही क्या है, नेक्स्ट वर्जन है महासागर। फिर हम इकोनॉमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में एंगेज कर सकते हैं। तो हम क्या है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है फॉर मालदीव्स। तो हाल ही में रिलेशन थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी अगर लास्ट ईयर देखें तो रिलेशन काफ़ी डिटोरियोरेट हो गया था, बिकॉज मालदीव ज़्यादा रिलाई करने लगा था ऑन चाइना। तो अभी चाइना को भी मालदीव्स को भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि उनको चाइना और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी जो रिलेशन है उसको बैलेंस करके रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इमीडिएट नेबर इंडिया है। और इंडिया का जो पॉलिसी रहता है फॉर डिफरेंट फॉरेन नेशन, उसमें हम क्या है, कोअर्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, मालदीव्स के साथ चाइना भी एंगेज कर रहा है वाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है, आपके जो मालदीव्स में डिफरेंट पोर्ट का डेवलपमेंट करना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लगाना, तो ये सभी क्या है हमारी इंटरेस्ट के लिए नेगेटिव है, सही नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंजेस क्या है। चैलेंज तो चाइना है, चाइना का जो एंगेजमेंट है विथ मालदीव्स, डेट ट्रैप का जो डिप्लोमेसी है, ये खतरा है मालदीव्स के लिए। ओके, और डेट ट्रैप के ज़रिए अगर मालदीव्स का कोई रिसोर्स, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का लीज में ले लिया गया 99 ईयर्स के लिए, तो उसी तरह से अगर मालदीव्स के पोर्ट्स लिए जाए तो उससे क्या है, हमारे रीजन में, हमारे बैकयार्ड में जो चाइना का खतरा है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया व्यूज चाइना एज प्राइमरी एडवर्सरी एंड पाकिस्तान मोर एज एंसिलियरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो ये यूएस का रिपोर्ट है, ये इंडिया का रिपोर्ट नहीं है। तो यूएस का रिपोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो मेन एडवर्सरी है या फिर थ्रेट है वो एक्चुअली पाकिस्तान नहीं है। मेन एडवर्सरी हमारा है कौन, चाइना। और आपका जो पाकिस्तान है वो एक छोटा थ्रेट है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो एडवर्सरी है वो है चाइना, या फिर थ्रेट जो है वो है चाइना। पाकिस्तान को हमारे पास इतना एबिलिटी है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, इकोनॉमी में हो या फिर सिक्योरिटी में हो या फिर ग्लोबल लेवल में हो। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि चाइना कैसे बड़ा एडवर्सरी है या फिर खतरा है। अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें जो ट्रांसग्रेशन है उनका गलवान वैली रीजन में, देपचांग डेमचुक रीजन में, फिर आपके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के तहत एनसर्कलमेंट कर रहा है इंडिया को। देन आपके थ्रो डिफरेंट पोर्ट, देन सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पीओ के रीजन से जा रहा है जो हमारा रीजन है। तो इसीलिए ये बड़ा चैलेंज है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आपके जो साउथ एशिया के डिफरेंट नेशन है, जो हमारे नेबरिंग नेशन है, उनके साथ क्या है, चाइना का जो कनेक्टिविटी है वो हमारे लिए एक क्या है, खतरा है। देन डिपेनिंग चाइना रशिया एक्सिस, तो हाल ही में जो चाइना रशिया एक्सिस बन रहा है वो भी इंडिया के लिए क्या है, एक खतरा है, क्योंकि रशिया जो है हमारा क्या है, बहुत पुराना ट्रेडिशनल पार्टनर है। और जो पाकिस्तान है वो क्या है, आपका एंसिलियरी थ्रेट है, सपोर्ट करते रहता है चाइना को, चाइना इसको सपोर्ट करते रहता है। तो ये छोटा सा थ्रेट है, ये मैनेजेबल है। ओके, परसिस्टेंटली खाली ये डिसरप्टिव चीज़ें करते रहता है, जिसको हम चाहे तो कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि अटैक करना इंडिया के नेचर में नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंस करते हैं, किसी को ऑफेंस करना हमारे पॉलिसी में नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं, और जितने भी मुकाबले हुए हैं पास्ट में उसमें इंडिया विनर रहा है। बाकी जो प्रॉब्लम है परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको हमें कर्व करना है। जो प्रोवोकेशंस है उनको टैक्टिकली हटाना है। लेकिन जो आपका बट इंडिया ट्रीट्स पाकिस्तान मोर एज अ टैक्टिकल और रीजनल इरिटेंट, तो इरिटेंट की तरह है ये, चाइना की तरह क्या है, बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है। ओके, कंपैरिजन में बता रहा हूँ, वैसे तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ा थ्रेट ही है। और पाकिस्तान का व्यू पॉइंट क्या है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ऐसा वो कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान भी कंसिडर करती है, यूएस का रिपोर्ट भी।
लेकिन हम एक्चुअली हमें इनसे बच के रहना है। इनको हमसे बच के रहने की ज़रूरत नहीं है। हम इनके ऊपर कोई बम नहीं गिराने वाले हैं। ओके, या फिर इनके इंटरनल मैटर्स में हमें दखल अंदाजी करने की हमारे देश को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं यूएस का जो रिपोर्ट है उसको उसमें अपना डोमेस्टिक व्यू मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो खाली प्रॉब्लम क्या है, जो ये एसिमेट्रिक इसीलिए क्या करती है पाकिस्तान इंडिया को वीक करने के लिए, एसिमेट्रिक वारफेयर में सीधा सीधा बॉर्डर में आके नहीं लड़ना, क्योंकि पता है इनको नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये प्रॉक्सी वारफेयर करते रहते हैं, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, और डिप्लोमेटिकली इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं वर्ल्ड एरिना में, ओआईसी में या फिर यूनाइटेड नेशन में। और जो इनका न्यूक्लियर वेपन है उसको भी ये फर्दर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ओके, जिसको हम रेफ्यूट कर सकते हैं कि हम नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसीलिए अभी स्ट्रैटेजिक जो विजन है ऑनरेबल पीएम का, तो उसमें देख सकते हैं कि हम ग्लोबल लीडरशिप का एस्पिरेशन रखते हैं। तो इसीलिए हम यूएनएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, ग्लोबल साउथ का एडवोकेसी करते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, उनका जो असर्टिवनेस है उसको, और फिर हम मिलिट्री प्रोजेक्शंस स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन, वो भी हम उसके लिए हम जैसे सागर हो, महासागर हो, ये सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। और इसमें एंगेजमेंट में अगर आप देखें तो हम क्या है, डिफरेंट रीजन से एंगेज कर रहे हैं मल्टीलैटरल फोरम में, जैसे क्वाड में हो, ब्रिक्स में हो, एससीओ में हो, एशियन में हो। ओके, फिर आपके ट्राइलेटरल इनिशिएटिव में देखें तो इंडिया, फ्रांस, यूएई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ओके, फिर बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप में यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया। ओके, ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंट नेशन से आपके कोलैबोरेट करके चाइना को, देन पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको काउंटर कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें सारा डायमेंशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नीड टू गो फुल थ्रॉटल ऑन इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम। तो इसमें आपके जो एक्स डीआरडीओ चीफ है उन्होंने सराहना की है, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें जो हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाई, उसमें जो भी डिफरेंट आर्सनल्स यूज हुए थे वो बहुत सारे आपके इंडिजीनियस थे। तो अभी टाइम आ गया है कि हमें जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए, और डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स डिफरेंट नेशन उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए। और उसके लिए क्या है, हमें अपनी प्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो ऑर्डर हम लेते हैं डिफरेंट नेशन से उसमें ज़्यादा डिले नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए हमारा प्रोडक्शन का जो फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाना। ओके, तो इसमें वही कही गई है, फास्टर R&D, देन आपका एजाइल एक्विजिशन फ्रेमवर्क, स्टार्टअप जो है डिफरेंट, उनको डीआरडीओ के साथ या फिर डिफरेंट एमएसएमई को कोलैबोरेट करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके। इसी के साथ डुअल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कही गई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सॉफ्ट किल इस्तेमाल करना, जैसे साइबर जैमिंग या एआई बैक्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप करना, ताकि इन सिस्टम को हम डिफरेंट नेशन के पास बेच सके। ओके, इससे हमारा ग्लोबल जो स्टेचर है वो भी बढ़ेगा, डिफेंस में आत्मनिर्भर हम बनेंगे, हमारा इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा। तो इस बार मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इसके रिगार्डिंग। और क्या हम कर सकते हैं इसमें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम ले सकते हैं डिफेंस में, डिफेंस एक्विजिशन प्रोडक्ट प्रोसीजर हम रख सकते हैं, डिजिटल ट्विन एंड एआई सिमुलेशन में और ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे, ये थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो ट्रिप आपकी होने वाली है, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला जी, तो इनको जो गगनयान मिशन है उसके लिए भी चुना गया है। तो अभी हाल ही में ये आपके जाने वाले हैं जो एग्जियम मिशन है उसमें। तो इससे अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 40 साल पहले राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस में, लेकिन स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे। तो शुभांशु शुक्ला जी क्या होंगे, फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होंगे। तो इससे क्या है, हमारी जो आने वाली गगनयान मिशन है उसमें हमें बहुत सारी सहूलियत मिलेगी।
ये हमारे जो देश के एस्ट्रोनॉट हैं वो आपके जाके फर्स्ट हैंड जब एक्सपीरियंस लेंगे उससे बाकी क्या है हमारे मिशन में सहूलियत होंगी। और जो स्पेस जो आपका शटल रहेगा जिसमें जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, तो उसमें क्या होंगे जो मेंटेन करना होता है वो सभी चीज़ें और आसान रहेंगी। और इससे आप एक कोलैबोरेशन भी देख सकते हैं कि प्राइवेट जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है लाइक एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स, दोनों ही यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो इसी एक्सियोम स्पेस मिशन में ही जाने वाले हैं शुभांशु शुक्ला जी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और मेंस में ओवरऑल स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस कोलैबोरेशन को पूछा जा सकता है इकोनॉमी से लिंक करके, टेक्नोलॉजी से लिंक करके। तो इसमें ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा तब। ओके, ध्यान रखिएगा। तो गगनयान के बारे में भी मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम फॉर अ न्यू इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट। तो अभी जो अफ्रीकन रीजन है एक आपकी डेवलपिंग रीजन है, बहुत सारे देश अभी भी अंडर डेवलपमेंट में हैं। तो इन ये सारे देश कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने आप को डेवलप कर सके। तो इनके जो डेवलपमेंट का जर्नी है उसमें इंडिया कैसे मदद कर सकता है और म्यूचुअल बेनिफिट हम एक्वायर कर सकते हैं। तो 25 मई को अफ्रीका डे सेलिब्रेट किया गया। और ये क्यों सेलिब्रेट किया गया? टू कोमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको 1963 में फॉर्म किया गया था। तो इसमें अभी ये फॉर्म करने का मेन रीज़न क्या है? ताकि सोवरेनिटी को अपना असर्ट कर सके और यूनिटी को ला सके अमॉन्ग डिफरेंट अफ्रीकन नेशन, ताकि डेवलपमेंट कर सके, सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सके, स्पेशली इन इकोनॉमी। तो अभी इन्होंने आपका मिशन लिया है, स्ट्रैटेजी लिया है, एयू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी 20 to 30। तो इसमें ध्यान देंगे कि डिजिटल इनोवेशन में आगे बढ़े ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिलीवर किया जा सके। तो इसीलिए क्या है, अभी अफ्रीकन नेशन जो है वो टेक्नोलॉजिकली या फिर डिजिटली अभी भी क्या है, टेक्नोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं। डेवलपिंग, अंडर डेवलप, दोनों ही स्टेजेस में है डिफरेंट नेशन। तो इसमें इंडिया क्या कर सकती है, इन देशों को मदद करके एक जो आपका सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो हम बढ़ा सकते हैं। और हमारे जो भी डिफरेंट स्टार्टअप है उनको भी सहूलियत मिल सकती है, डिफरेंट एमएसएमई को सहूलियत मिल सकती है। और इससे हम जो इवन एसडीजी गोल 9 है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, इसमें हम मदद कर पाएंगे डिफरेंट नेशन को अफ्रीका के। अभी इसमें आप कंट्री में टोगो को देख सकते हैं, उन्होंने एमओयू साइन किया है विद आईआईटी बॉम्बे। और फोकस किस में है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्पेशली डिजिटल आईडी यूजिंग मॉड्यूलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। फिर जाम्बिया ने भी आपका क्या किया है, स्मार्ट जाम्बिया पॉलिसी लिया है विद आईआईटी बॉम्बे, जिसमें ई गवर्नेंस एक्सपेंशन किया जाएगा। फिर नामीबिया ने आपका एमओयू साइन किया है विथ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के साथ, ताकि यूपीआई स्टाइल पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके। घाना ने भी वही एनपीसीआई के साथ इंटीग्रेशन किया है यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी चाइना जैसे जो देश है वो भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन देशों में और कर भी रहे हैं। लेकिन अफ्रीकन नेशन हो या फिर डिफरेंट नेशन, जो चाइना का इंटेंशन है वो समझती है, डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी है वो समझती है, इसीलिए हम ज़्यादा रिलायबल है। इसमें हमारा जो टेक्नोलॉजी है कॉस्ट इफेक्टिव है, इंक्लूसिव है और सोवरेनिटी सेंसिटिव है। हम किसी का सोवरेनिटी वायलेट नहीं करना चाहते हैं लाइक चाइना। और हमारा चीज़ें जो है ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम को डेवलप करना चाहते हैं विथ अफ्रीकन, डिफरेंट अफ्रीकन नेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में, एआई में, ग्लोबल लेवल में, ग्लोबल साउथ के साथ लीड कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आई चीज़ें। और कुछ अगर दिक्कत रहती है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।